एंड वेलकम टू द क्लास ऑफ मैथमेटिक्स। क्या मैं आपको सुनाई दे रहा हूं? क्या मैं सब लोगों को दिखाई दे रहा हूं? लेट मी नो। तो एक बार चैट के अंदर आप मुझे ये बता दें कि मैं आप सब लोगों को सुनाई दे रहा हूं, आप सब लोगों को मैं दिखाई भी दे रहा हूं। गुड इवनिंग बन्नत, वेरी गुड इवनिंग। प्रत्युष, आरव, सुदीप, जयंत, तक्ष, वेरी गुड इवनिंग। तो आप लोगों को जो मैंने डीपीपी दिया था वो आप सब लोगों ने कर लिया होगा, है ना? और उसके आंसर भी मैंने मार्क करवा दिए थे। और बीच में कुछ क्वेश्चंस जो अभी मैंने पढ़ाया नहीं था उसमें से आए थे, तो इसलिए मैंने वो टेलीग्राम पर बता भी दिया था कि कौन से क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करने। तो उन क्वेश्चंस को छोड़कर अगर कोई डाउट आया तो हम उस पर बात करेंगे। वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। क्लास शुरू हो गई है, अभी सब लोग आ जाओ। दोनों डीपीपी जो थी वो दोनों डीपीपी आसान थी, और वो बेसिक पर्पस आप समझ गए होंगे कि मेरा डीपीपी देने का पर्पस क्या था। कि आप जो भी टर्म्स मैंने मैट्राइसिस के अंदर आपको अभी तक बताई हैं वो सारी टर्म्स से आप फेमिलियर हो जाएं, उनसे जान पहचान हो जाए। तो डीपीपी आपके जस्ट आइडियाज को जो आपने पढ़ा है ना उनको रिफ्रेश करने के लिए थी। ठीक है? तो उसमें कुछ बहुत मुश्किल सवाल तो मैंने डाले ही नहीं थे, मुश्किल क्वेश्चन थोड़ी रखे थे। अपन अभी सीख रहे हैं चीजों को, लैंग्वेज उस मैट्राइसिस के अंदर कौन से टर्म्स यूज होते हैं वो टर्म्स हम लोग सीख रहे हैं। ठीक है? तो डीपीपी, हाँ अगर डाउट है तो आप मुझसे पूछ लो। डीपीपी 4 के अंदर अगर कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। यू कैन आस्क मी एनी डाउट जो आपको डीपीपी के अंदर आया है। डीपीपी 4 के अंदर चलो अपन बात करते हैं। लेट्स स्टार्ट द क्लास। डीपीपी 4 में डीपीपी 4 के अंदर कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। डीपीपी 4 में क्वेश्चन नंबर 17 पूछ रहे हैं। मैंने 17 को छोड़ने के लिए कहा था ना, उसमें ट्रांसपोज का यूज हुआ है। ट्रांसपोज मैंने बताया नहीं, तो आप उसको छोड़ दीजिए अभी। डीपीपी 1 के अंदर बिल्कुल सिंपल सवाल था कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अच्छा स्क्यू सिमेट्रिक भी तो नहीं बताया, 1 भी छोड़ने के लिए कहा था क्या मैंने? ये क्वेश्चन छोड़ देना अभी। लीव क्वेश्चन नंबर 1 भी छोड़ना है। जिसके अंदर भी आप, जो मैंने आपको नहीं पढ़ाया, जो टर्म मैंने नहीं बताई है वो आप छोड़ दीजिएगा। अब वो कैसे पता लगेगा? जैसे मुझे दिखाई दिया कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बताया नहीं है। उसके अलावा एक बच्चे ने अभी क्वेश्चन पूछा था, क्वेश्चन नंबर 17, ये भी आप छोड़ देना। आज की क्लास के बाद में ये सारे कवर हो जाएंगे। ठीक है? क्वेश्चन नंबर 15 डिफाइन करना है। क्वेश्चन नंबर 15 तो बहुत 13 एंड 15, 13 के अंदर 13 तो बहुत इजी सवाल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है कि ए आपको दिया हुआ है, ए बी स्क्वायर्ड माइनस ए स्क्वायर्ड माइनस ए बी, ये है।
और वो कह रहा है कि a की पावर n ये नल मैट्रिक्स बने तो इसके लिए स्मॉलेस्ट n निकालो। तो तुम यहां से शुरू हो जाओ कि मैं a स्क्वायर निकालता हूं। तो दिस इज ए बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर्ड माइनस ए बी एंड मल्टीप्लाइड बाय a। तो इसमें तो मुझे लगता नहीं कुछ भी करना था, सीधा आपको मल्टीप्लाई करके देखना था कि क्या बनता है। तो ए बी इंटू ए बी दैट इज ए स्क्वायर बी स्क्वायर इंटू माइनस ए स्क्वायर दैट इज माइनस ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए बी इंटू बी स्क्वायर इट इज ए बी क्यूब, बी स्क्वायर इंटू माइनस ए बी इज माइनस ए बी क्यूब, माइनस ए स्क्वायर इंटू ए बी माइनस ए क्यूब बी, माइनस ए बी इंटू माइनस ए स्क्वायर प्लस ए क्यूब बी, this is minus a square b square, this is plus a square b square। सीधा प्रोडक्ट किया और ये तुम्हारा नल मैट्रिक्स आ गया। तो n की जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है दैट इज 2। इससे आसान सवाल तो क्या होगा यार, है ना। नाइन्थ क्वेश्चन भी तो ऐसा ही है। नाइन्थ क्वेश्चन कैसा है कि ये कितने ऑर्डर का हुआ, 1/2 का, और mn ये किस ऑर्डर का हुआ, ये 2/1 का। तो इनका प्रोडक्ट जो है वो 1/1 का आएगा और प्रोडक्ट मैट्रिक्स होगा क्या, दैट विल बी m स्क्वायर्ड प्लस n स्क्वायर्ड। और ये आपको दिया हुआ है इट इज 25। सो m स्क्वायर्ड प्लस n स्क्वायर्ड इज 25। अब तुमको ये भी दिया हुआ है कि m लेस देन n है, तो देख लो। ठीक है, और कौन सा डाउट पूछ रहे हैं। ए बी इक्वल्स टू सी 15 के अंदर तो हाँ डी ही तो आंसर है। ए बी डिफाइन होना चाहिए 15 के अंदर। आप ऑप्शन देखो आपको क्या दिया हुआ है, ए बी इक्वल्स टू सी को डिफाइन करना है। तो जैसे आप डी ऑप्शन पूछ रहे हो तो ए बी 3/2 और बी 2/3 दिया हुआ है, तो ए बी विल बी 3/3 और सी मैट्रिक्स भी आपको 3/3 दिया हुआ है, तो डिफाइन हो गया ना, इजी था। थर्ड क्वेश्चन मल्टीप्लाई करना आना चाहिए, मल्टीप्लिकेशन तो तुमको आना चाहिए ना। मल्टीप्लिकेशन थर्ड के अंदर आपको ए एंड बी दिया हुआ है, तो आप ए बी निकालो और बी ए निकालो, दोनों बराबर आते हैं। ये पूरा जो डीपीपी था वो पूरा प्रोडक्ट पर ही और जो भी टर्म्स हम सीख चुके हैं उसके ऊपर था। ट्वेंटी फिफ्थ जो क्वेश्चन पूछ रहा है, वो 25th क्वेश्चन जो पूछ रहा है उसको मैं बात बता देता हूं। ये आपको याद भी रख लेनी है कि 25th क्वेश्चन के अंदर आप देखो, आपको ए मैट्रिक्स जो दिया है, ये मैट्रिक्स ए एक डायगोनल मैट्रिक्स दिया है। ध्यान से देखना बच्चों, इट इज 2 0 0 0 2 0 0 0 2। ये आपका एक डायगोनल मैट्रिक्स है। जब आप इसका स्क्वायर करोगे, नाउ सी इफ यू स्क्वायर दिस, तो इसी से मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 2 0 0 0 2 0 एंड 0 0 2। नाउ सी, तो इससे मल्टीप्लाई हुआ तो इट इज 4 ओनली। ठीक है ना। उसके बाद में सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे, फर्स्ट रो को 0 आएगा और ये भी 0 बनेगा। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 0 देगा, सेकंड रो सेकंड कॉलम यहां 4 देगा, सेकंड रो थर्ड कॉलम यहां 0 देगा, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम यहां 0 देगा, थर्ड रो सेकंड कॉलम यहां 0 देगा, थर्ड रो थर्ड कॉलम यहां 4 देगा। ठीक है, ये आपके पास में
ए स्क्वायर बना। और अब ए क्यूब की अगर बात करें, अब यहां से तुमको पैटर्न समझ में आ जाएगा कि ए क्यूब आपके पास में क्या बनेगा। नाउ दिस विल बी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम आपको 2 क्यूब दे रहा है, 8 दे रहा है ना, 2 क्यूब। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 0, फिर भी 0, फिर यहां से फिर 0, और यहां से अगेन 2 क्यूब, ये 0 है, ये 0, ये 0, 0, 2 क्यूब। ठीक बात। इस तरीके से A5 बनाओ। ठीक है। इजी था यार। अभी अभी जो बताया है उसी का ही तो 32 क्वेश्चन, उसी का ही तो एप्लीकेशन है कि ए जो मैट्रिक्स दिया है इट इज डायगोनल मैट्रिक्स, मतलब 2 -1 3 और बाकी एंट्री 0 है। ए ये है एंड बी इज -1 3 2 -1 3 2 एंड ऑल अदर एंट्रीज आर 0। तो तुम देख रहे हो ना कि जब ए स्क्वायर करते हो तो क्या होता है और ए बी करते हो तो क्या होता है। जब ए बी करोगे तो सिर्फ डायगोनल मैट्रिक्स डायगोनल के अंदर मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ठीक है ना, मतलब इस तरह का आ जाएगा -2 -3 6 और बाकी सभी एंट्रीज 0। यही तो डायगोनल मैट्रिक्स की ब्यूटी है कि प्रोडक्ट के अंदर सिर्फ डायगोनल के अंदर चेंजेस होते हैं। तो ये मैंने ए बी किया है, और ए स्क्वायर अभी तो अपन ए क्यूब तक पिछले वाले सवाल में जा चुके हैं, तो वो तो दोबारा करने की जरूरत नहीं है। 31 क्वेश्चन मैंने क्लास में आप ही लोगों से पूछा था। 31 क्वेश्चन क्लास के अंदर ही मैंने आपसे पूछा था कि अगर एक स्क्वायर मैट्रिक्स हो और ए कोई स्केलर मल्टीपल ऑफ बी हो तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या होगा। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए विल बी के इंटू बी का डिटर्मिनेंट, और बी भी एन ऑर्डर का ही है ना। तो आप क्या करोगे, अब तुमको के बी जो मैट्रिक्स बना उसकी हर रो के अंदर के से मल्टीप्लाइड है, तो आप जब बाहर निकालोगे तो इट विल बी के की पावर एन डिटर्मिनेंट बी। के को बाहर लोगे ना मैट्रिक्स के अंदर तो वो हर रो से बाहर आएगा के, और डिटर्मिनेंट से बाहर, मतलब उसका जो डिटर्मिनेंट है दैट विल बी के की पावर एन। समझ गए ना। के इंटू बी का मतलब क्या हुआ कि एवरी एलिमेंट ऑफ बी इज मल्टीप्लाइड बाय के इंटू समथिंग, के इंटू समथिंग। जब इसका डिटर्मिनेंट लिया जाता है तो के फर्स्ट रो से बाहर आया, के सेकंड रो से बाहर आया, nth रो से के बाहर आया, तो के की पावर एन बाहर आ गया ना। हाँ, के की पावर एन, वही मैं बता रहा हूं, के की पावर एन डिटर्मिनेंट ऑफ बी ये बनेगा। ये तो लास्ट क्लास के अंदर आपने मुझे बता दिया था। बाकी मुझे लगता है कि सब क्वेश्चंस इजी थे, बनने वाले सवाल थे। ऐसा कोई क्वेश्चन था नहीं जो ना बने। ठीक है। ट्वेंटी 26 क्वेश्चन जो आप पूछ रहे हो बेटा, 26 क्वेश्चन जो आप पूछ रहे हो उसके अंदर आपको मैट्रिक्स ए दिया हुआ है और ऑप्शन के अंदर ऐसा मैट्रिक्स बी निकालना है जिसको ए से मल्टीप्लाई करूं तो नल मैट्रिक्स बन जाए। तो आप चेक कर लो, ऑप्शन के अंदर चेक करो कि कौन सा ऐसा मैट्रिक्स है। क्वेश्चन नंबर 26 बता दिया मैंने, इसमें ऑप्शन चेक करो। एक तरीका तो ये है, नहीं तो कोई बोलेगा कि मैं बी को एबीसीडी मान के कर सकता हूं, वो वैसे भी जा सकता है लेकिन दैट विल बी लेंदी। ठीक है। 28 इज डेफिनेशन। 28 जो पूछ रहा है वो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की जो डेफिनेशन है उस पर चला जाए। ओके। 35 भी बिल्कुल इजी है। 35 के अंदर आपको मैट्रिक्स दिए हुए हैं, उनको मल्टीप्लाई करना है और क्या करना है, चेक करना है
ऑप्शन चेक करने, 35 के अंदर आपको ऑप्शन चेक करने। ठीक बात। मुझे लगता नहीं कि इसके अंदर कोई डाउट आना चाहिए, फिर भी मैंने बहुत सारे आपको क्वेश्चंस बता दिए हैं। ऑप्शन, हाँ ऑप्शन कोई गलत हो तो ठीक है, आप उसको करेक्ट कर लीजिएगा, बट क्वेश्चन जिस तरह से बनाए हैं वो सिर्फ इस बात पर बनाए हैं कि आपको जो पुरानी चीजें हैं वो एकदम याद हो जाए। सीएनटी आ रहा तो सीएनटी लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। कंसेप्चुअली क्लैरिटी होनी चाहिए, आंसर से मैं ज्यादा दिमाग नहीं लगाता हूं। ओके, चलो आओ जरा आगे बढ़ते हैं, आज की क्लास शुरू करते हैं। मैंने लास्ट क्लास के अंदर एक तो ये आपको क्वेश्चन बता ही दिया था, ये तो अपन कर चुके थे। इसको करने का एक और तरीका होता है। पहले एनसीईआरटी के अंदर एक मैथमेटिकल इंडक्शन करके कंसेप्ट था, फिर वो बाद में हटा लिया गया, बट बहुत ब्यूटीफुल कंसेप्ट है। इस क्वेश्चन को मैथमेटिकल इंडक्शन से भी कर सकते हैं। मैथमेटिकल इंडक्शन क्या होता है? देखो, रिवाइज करके क्लास में आओगे तो ज्यादा फायदा होगा, है ना। बिना रिवाइज किए हुए आओगे तो फिर फायदा ही नहीं होगा। ठीक है, अब उसको छोड़ दो। मुझे लगता है कि 38 क्वेश्चन भी ऐसा है नहीं जिसको बताया जाए। हाँ, ये यहां पे लिखो, 38 के अंदर भी एक कंसेप्ट यूज हुआ है। लीव क्वेश्चन नंबर 117 एंड 38। 38 भी लीव कर देना। 38 का कंसेप्ट मैं बता दूंगा, 38 भी लीव करना। जो क्वेश्चन नहीं बने हैं ना तुमसे, उनमें से तो अभी 117 एंड 38 ये तो लीव कर देना। ये क्वेश्चन थोड़ा आगे के आ गए हैं। ओके, आ जाओ। एक थोड़ा सा मैं आपको आइडिया दे देता हूं कि व्हाट इज मैथमेटिकल इंडक्शन, उससे भी ये सवाल प्रूव किए जा सकते हैं। इसमें क्या होता है, एक स्टेप, कुछ स्टेप समझिएगा कि सपोज करो मैं ये शो कर देता हूं, नंबर 1, शो फॉर द लोएस्ट वैल्यू, ऑफ n के स्टेटमेंट लोएस्ट वैल्यू के लिए शो कर दो कि ये ट्रू है। जैसे आप देखो कि अगर मैं यहां पर n इक्वल्स टू 1 डालता हूं तो a इज इक्वल्स टू 1 प्लस 2 दैट इज 3 माइनस 4 1 माइनस 1, और तुमको a यही दिया हुआ है। तो पहला स्टेप होता है कि आप लोएस्ट वैल्यू ऑफ n के लिए शो कर दो। मैथमेटिकल इंडक्शन बता रहा हूं, इससे भी इस सवाल को किया जा सकता है। ध्यान से समझिएगा, आपके लिए हो सकता है न्यू मेथड हो और हो सकता है कुछ बच्चों ने पढ़ा हो। सेकंड स्टेप होता है कि मान लो, अज्यूम दैट इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल्स टू k। ये हम मान लेते हैं कि ये n की किसी वैल्यू के लिए k के लिए ट्रू है। ये हम मान लेते हैं, मतलब मैं ये मान के चल रहा हूं कि a की पावर k इज इक्वल्स टू 1 प्लस 2k माइनस 4k k 1 माइनस 2k। ये मैंने मान लिया, ठीक है। 1 के लिए ट्रू किया, प्रूव किया, और सेकंड स्टेप के अंदर मैंने ये मान लिया कि n इक्वल्स टू k के लिए ये ट्रू है। थर्ड स्टेप के अंदर prove that it holds for n is equals to k plus 1। ये 3 स्टेप होते हैं मैथमेटिकल इंडक्शन के अंदर किसी भी क्वेश्चन को प्रूव करने के। तीसरे स्टेप के अंदर अगर हम ये शो कर देते हैं कि n is equals to k plus 1 के लिए ट्रू है, अगर हम ये मान ले, है ना, एक n equals to k के लिए आपने मान लिया कि ये ट्रू है, तो हम ये प्रूव कर दें पहली और दूसरी बात से कि ये n इक्वल्स टू k प्लस 1 के लिए ट्रू आ रहा है। तो डोंट यू फील कि हम लोग ये प्रूव कर पाएंगे कि k की हर वैल्यू के लिए ट्रू है, ठीक है ना। जैसे आपने मान लिया कि ये ट्रू है
और ये ट्रू हो गया। तो आप देखो, आपने माना हुआ है कि K1 के लिए तो ट्रू है, आपने प्रूव किया हुआ है, और आपने ये माना हुआ है। तो इससे मैं कह सकता हूं ना भाई, K की वैल्यू 1 के लिए ट्रू है तो 2 के लिए ट्रू हो गया, 2 के लिए ट्रू हुआ तो 3 के लिए ट्रू हो गया। इस तरह से हम K की हर वैल्यू के लिए ट्रू बना सकते हैं। अब ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि ये आपको प्रूव करना पड़ता है कि n इक्वल्स टू K प्लस 1 के लिए ट्रू है। तो व्हाट वी डू, हमें इस पर बात करनी है, n की वैल्यू K प्लस 1 पर बात करनी है। नाउ दिस इज a की पावर K इंटू a। नाउ a की पावर K के लिए आपने अज्यूम किया हुआ है कि ये ट्रू है, तो 1 प्लस 2K माइनस 4K, 1 प्लस 2K माइनस 4K, K 1 माइनस 2K, K 1 माइनस 2K, ये a की पावर K हुआ। नाउ a इज 3 माइनस 4 1 माइनस 1, ठीक बात। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। नाउ दिस इज इक्वल्स टू दिस, तो इट इज 3 प्लस 6K, 3 प्लस 6K माइनस 4K, देन माइनस 4 माइनस 8K, माइनस 4 माइनस 8K प्लस 4K, और रो 2 कॉलम 1 इट इज 3K प्लस 1 माइनस 2K, और ये आ गया माइनस 4K एंड माइनस 1 प्लस 2K। तो ये मैंने इन दोनों के प्रोडक्ट से कर दिया। सो दिस इज इक्वल्स टू, ये आ गया आपके पास में 3 प्लस 2K, यहां पर बना माइनस 4K माइनस 4, और दिस इज K प्लस 1, और ये हो गया माइनस 2K माइनस 1, ये बन गया, ठीक है ना। ये a की पावर K प्लस 1 बना। नाउ सी, जो आपको n दिया हुआ है, a की पावर n का जो स्टेटमेंट दिया हुआ है, अगर यहां पर आप n की जगह K प्लस 1 डालते हैं तो a की पावर K प्लस 1 क्या आता है, इट इज 1 प्लस ट्वाइस ऑफ K प्लस 1, n की जगह K प्लस 1 डाल रहा हूं, माइनस 4 K प्लस 1, दिस इज K प्लस 1, और ये हो गया 1 माइनस ट्वाइस ऑफ K प्लस 1। तुम मैच करवा सकते हो कि जो यहां पर n को K प्लस 1 डालने से आया, वही चीज आपके पास में यहां लिखी हुई है, ठीक है। तो a की पावर K प्लस 1 ट्रू हो गया। आप देख सकते हो वही सेम चीज लिखा हुआ है, 3 प्लस 2K, तो दिस इज नथिंग बट 3 प्लस 2K। ये आपके पास में 3 प्लस 2K है। इस तरह से एलिमेंटल इक्वालिटी दिखा सकते हो, माइनस 4 टाइम K प्लस 1, तो दिस इज माइनस 4 टाइम, ये रहा माइनस 4 टाइम K प्लस 1, ठीक है। एंड सिमिलरली K प्लस 1, और ये आपके पास में K प्लस 1 है। ये यहां पर माइनस 2K प्लस 1 है, तो यहां पर माइनस 2K, ये है माइनस 2K माइनस 1, ये रहा माइनस 2K माइनस 1। तो बात को समझ गए होंगे कि हम अगर K इक्वल्स टू n इक्वल्स टू 1 के लिए प्रूव कर दें कि ये ट्रू है, और हम ये मान लें कि n इक्वल्स टू K के लिए मान लेते हैं कि ये ट्रू है, और ये प्रूव कर दें कि ये K प्लस 1 के लिए ट्रू होगा, तो ये सारे नेचुरल नंबर के लिए ट्रू हो गया। क्योंकि 1 के लिए ट्रू हुआ, 1 के लिए जैसे ट्रू हुआ तो 2 के लिए ट्रू हो गया, 2 के लिए जैसे ट्रू हुआ तो 3 के लिए ट्रू हो गया। तो इस तरह से सारे नेचुरल नंबर K के लिए ट्रू हो गया। तो n कोई नेचुरल नंबर लोगे उसके लिए भी ये ट्रू हो गया। बात समझ में आ गई होगी। तो इसको मैं जस्ट ये बताना चाह रहा था कि इसको हम कई तरीकों से कर सकते हैं। एक तरीका, हम a स्क्वायर करें, a क्यूब करें, a की पावर 4 पर जाएं और पैटर्न देख लें। दूसरा तरीका, a को i प्लस बी मानकर करें, जो मैंने आपको क्लास के अंदर बताया था, और फिर बायनोमियल एक्सपेंशन से करें। तीसरा तरीका इज मैथमेटिकल इंडक्शन, जो आजकल कोर्स में नहीं है, बट फिर भी मैं आपको बता रहा हूं।
ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। इसको एक बार देख लो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स वगैरह आ जाएंगे बेटा, वो सवाल चला गया, पर आएंगे आज। आओ जरा। अच्छा, ये क्वेश्चन दिया था बच्चों, ये सबसे बन गया। ए की पावर एन फाइंड करना था, ये सबसे बन गया क्या? एक बार चैट के अंदर बता दो, अगर सबसे बन गया तो आगे चलते हैं, नहीं तो इसको बनाते हैं। बता दो जरा चैट के अंदर कि ए की पावर एन आपने सबने निकाल लिया। ओके, ओके, ठीक है। तो मैं जस्ट बता देता हूं कि जब आप ए स्क्वायर करोगे, बन गया था ना, ए स्क्वायर करोगे इट इज 1 1 1, ये सारी एंट्री तो जब आप ए स्क्वायर करोगे इट विल बी 1 + 1 + 1, तो ये सारी एंट्री आपके पास में ऐसी आ जाएंगी। सो दिस इज 3 टाइम ए स्क्वायर 3 आ गया था। अब जैसे तुम ए क्यूब करोगे, ए क्यूब को यू कैन राइट इट इज ए स्क्वायर इंटू ए, और ए स्क्वायर आपके पास में 3a आया था, तो इट इज ए स्क्वायर इज 3a, तो ये 3a इंटू ए हो गया। सो दिस कम्स आउट 3a स्क्वायर। नाउ ए स्क्वायर इज अगेन 3a, तो ये हो गया 3 स्क्वायर ए। तो इस तरह से ये पैटर्न चलता रहेगा, और a की पावर n विल बी इक्वल्स टू 3 की पावर n-1a। सो a की पावर n अगर आप डिटर्मिनेंट फॉर्म के अंदर एक्सप्रेस करना चाहो तो इट विल बी 3 की पावर n-1। सारी एंट्री आपके पास में 3 की पावर n-1 की आ जाएंगी। 3 की पावर n-1, 3 की पावर n-1 एंड सो ऑन। तो ये बिल्कुल सिंपल सवाल था। जो पैटर्न आपको ए स्क्वायर ए क्यूब के अंदर दिखाई दिया, उसको आपने जनरलाइज कर दिया और ए की पावर n निकाल दिया। दैट वाज टू इजी। मुझे लगता है यह भी आपसे सवाल बन गया होगा। ये तो सबसे बन गया होगा कि सर ए स्क्वायर निकाला, वही सेम पैटर्न है ना, ए स्क्वायर निकाला, सबसे बन गया, बन गया। ओके भाई, मैं जिनसे नहीं बना, मैं थोड़ा सा हिंट दे रहा हूं, उससे बन जाएगा कि आप ए स्क्वायर निकाल लीजिए, आपको पैटर्न समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये सबसे बन गया। तुम इसको याद भी रखना, ये काफी यूजफुल इंफॉर्मेशन है कि अगर ऐसा कोई मैट्रिक्स हो, ठीक है, तो उसके पावर n पे कॉस ऑफ n अल्फा साइन ऑन n अल्फा माइनस साइन n, जिससे नहीं बना मैंने बता दिया करना क्या। देखो ए स्क्वायर क्या आ रहा है, इट इज कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, दैट इज कॉस ऑफ 2 अल्फा। कॉस अल्फा साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा कॉस अल्फा, जिसको फार्मूला पता है कि 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा को आप साइन ऑफ 2 अल्फा लिख सकते हैं। सिमिलरली माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, तो ये माइनस ऑफ साइन 2 अल्फा हो गया। देन दिस इज माइनस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, अगेन कॉस ऑफ 2 अल्फा। तो ए स्क्वायर कॉस ऑफ 2 अल्फा आ गया, ए क्यूब कॉस ऑफ 3 अल्फा आ जाता है, तो ए की पावर n इज कॉस ऑफ n अल्फा साइन n अल्फा, और ये दोनों टर्म अब तो हो गया। नो वाला ट्राई ही नहीं करता तो क्या करे? नहीं, आसान सवाल है, मुश्किल नहीं। मुश्किल सवाल करवाने तो दोगे तभी तो बात बनेगी। आओ जरा,
चलो करो इसको जरा, क्वेश्चन नंबर 8 को करो। डू इट। ए स्क्वायर ए है, देन आई प्लस ए की पावर 4 किसके बराबर होगा, ये देखो। और जल्दी से चैट के अंदर ऑप्शन ए बी सी डी में से कौन सा करेक्ट है मुझे लिखकर भेजो। चैट के अंदर जल्दी से मुझे जो करेक्ट ऑप्शन है वो लिखकर भेजो, ट्राई करो। चैट रुक गई क्या? हाँ, बहुत बच्चों की, वैभव, प्रत्युष, काफी बच्चों के क्वेश्चंस का आंसर करेक्ट है। अब तुम्हें आई प्लस ए की पावर 4, भाई जहां भी आई के साथ में कोई मैट्रिक्स दिखाई दे तो आप इसको बाइनोमियल से ओपन कर देना। दिस इज 4c0। अब आई की पावर 4 को मैं आई ही लिखूंगा, ठीक है। देन 4c1 आई इंटू ए, उसको थोड़ी देर में आप ए ही लिखना शुरू कर देना। दैट इज 4c2। मैं आई को लिख ही नहीं रहा हूं अब। 4c3 ए क्यूब एंड 4c4 ए की पावर 4। बाइनोमियल एक्सपेंड किया है। तुम देख रहे हो तुमको ए स्क्वायर इक्वल्स टू ए दिया हुआ है। मुझे लगता है इससे तुम ये अपने आप डिड्यूस कर सकते हो कि ए क्यूब क्या होगा। ए क्यूब विल बी ए स्क्वायर इंटू ए, पर ए स्क्वायर तो ए है, तो दिस विल बी ए इंटू ए, दैट इज ए स्क्वायर। वो तो ए है, तो ए क्यूब भी ए आ गया। इसी तरीके से ए की पावर 4 को भी आप ए बना सकते हो, ठीक है। सो ये 4c0 इज 1, तो ये हो गया आई। 4c1 इज 4, तो ये 4a। ये ए स्क्वायर ए है, ए क्यूब ए है, ए की पावर 4 भी ए है, तो मुझे लगता है कि 4c2 इज 6a and 4c3 is 4a and 4c4 is 1, तो it is a। अब देखो ये बन गया i plus 6 4 10 and 15, so it is i plus 15a, so this is correct। हाँ, बिल्कुल सिंपल सवाल, बाइनोमियल का एप्लीकेशन। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। डायरेक्टली ओपन कर सकते हो, बाइनोमियल की हेल्प से ही तो वो ओपन होता है। जिसको पावर 4 ओपन करना आता है वो बाइनोमियल की हेल्प ही तो लेता है, ठीक है। आओ जरा नेक्स्ट क्वेश्चन पर पढ़े। चलो इसको करो। A square matrix A of order 3 satisfies this: A square equals to I minus 2A। तो आपको A की पावर n दिया हुआ है, दिस इज 29A माइनस 12I। तो वैल्यू ऑफ n बताना है। बाइनोमियल एक्सपेंशन आना चाहिए भाई। इसका आंसर बताओ। किसी भी तरीके से जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको 30 सेकेंड्स दे रहा हूं, बस विद इन 30 सेकेंड्स आप मुझे बता दें। आज बहुत अच्छे सवाल भी मिलेंगे, पर आगे तो बढ़ो।
आगे बढ़ोगे तभी अच्छे सवाल मिलेंगे। पिछले वाले का तो ए ऑप्शन करेक्ट था, इसका तो ए ऑप्शन करेक्ट था। अब इस पे आ जाओ, इसको देखो। बाइनोमियल से भी जा सकते हो, मुझे उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। और तुम यहां से भी शुरू कर सकते हो कि मुझे 29a-12y लेके आना है। तो मैं शुरू कर रहा हूं, अब मैं दूसरे तरीके से शुरू कर रहा हूं कि ये i-2a दिया हुआ है और मुझे a की पावर n ये लेकर आना है। तो ऑब्वियस थॉट रहेगा ना कि सर आप a से मल्टीप्लाई कीजिए। तो a से मल्टीप्लाई किया, a³ इज इक्वल्स टू i इंटू ए इज a माइनस ट्वाइस ऑफ a स्क्वायर। और a स्क्वायर को क्योंकि लाना आपको a में है, पावर में नहीं लाना, तो आप a स्क्वायर को वापस i-2a लिख दो। तो a माइनस ट्वाइस ऑफ i-2a। तो a³ बन गया आपके पास में, इट इज 4a प्लस a, 5a माइनस 2i। तो ये तो a³ आ गया। सो a की पावर 4 पे चले जाओ, फिर a से मल्टीप्लाई किया, 5a स्क्वायर माइनस 2a इंटू आई इज a। अगेन वही लॉजिक कि मुझे a स्क्वायर नहीं रखना, a में लाना है। तो a स्क्वायर की वैल्यू i-2a माइनस 2a, माइनस 10 एंड माइनस 2 माइनस 12a प्लस 5i। अभी तक मेरा वो एक्सप्रेशन नहीं आया। सो अनदर अटेम्प्ट, a की पावर 5 which is minus 12a squared plus 5a which is minus 12। a स्क्वायर की वैल्यू वापस रख दो, तो i-2a प्लस 5a। तो 24 प्लस 5 29a माइनस 12i। तो देख रहे हो आपके पास में 29a माइनस 12i, ये लाना है। तो c इज इक्वल्स टू दिस, n इज इक्वल्स टू 5। सी ऑप्शन इज करेक्ट। वन ऑफ द वे इज दिस। हाँ आर्यन बिल्कुल सही है आपका। बहुत सारे बच्चों ने करेक्ट आंसर दिया, बट फिर भी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं क्योंकि सबको साथ में लेकर चलना है। भाई वो कौन सा नारा है, सबका साथ सबका विकास, तो वो करना पड़ेगा अपने को। चलो आगे बढ़ते हैं। ट्राई करो इसको। A is a non-null diagonal matrix of order 3 such that a raised to 4 is equals to a square. Then the possible number of matrices A is थोड़ा जल्दी जल्दी करो, बहुत सारे सवाल अपन सॉल्व कर सकते हैं अगर आप थोड़ा सा साथ दोगे तो। ऑफ कोर्स मेथड है, क्यूब कर दे, बाइनोमियल लगा दे, वो वाला मेथड है। पर मैंने बाइनोमियल से एक सवाल कर दिया तो मैंने दूसरा मेथड बता दिया। चलो अब 10th क्वेश्चन करो। हाँ कुछ बच्चों के करेक्ट ऑप्शन आने शुरू हो गए हैं। बाकी बच्चे भी ट्राई करो एक बार। अच्छा इससे क्या समझे तुम, ए इज ए नॉन नल डायगोनल मैट्रिक्स, तो तुम ए को ऑर्डर 3 का डायगोनल मैट्रिक्स ये लिख दो, बट इसके अंदर D1 D2 D3 जीरो नहीं है,
ठीक है, तीनों जीरो नहीं है, D1 D2 D3 एक साथ तीनों जीरो नहीं है। बात समझ गए होंगे? ओके, D1 D2 D3 सारे के सारे एक साथ जीरो नहीं है। ओके, अच्छा, अब तुम मुझे बता सकते हो ना, प्रीवियसली अपन ने डायगोनल मैट्रिक्स का प्रोडक्ट मैंने आपको बताया, अब मैं उसका डायरेक्ट यूज कर रहा हूं। क्या मैं लिख सकता हूं डायरेक्टली कि a की पावर 4 विल बी D1 की पावर 4 0 0? अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं क्योंकि मैंने पिछली स्लाइड्स पर बता दिया था कि डायगोनल अगर आप दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं, ए स्क्वायर ए क्यूब एटसेट्रा क्या आता है, तो दिस विल बी योर a की पावर 4, और a स्क्वायर आपके पास में आ गया D1 स्क्वायर्ड 0 0 0, D2 स्क्वायर्ड 0। तो यहां तक तो कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है, बिल्कुल सिंपल सी बात है कि आपके पास में a की पावर 4 ये आएगा, a स्क्वायर ये आएगा, और दोनों बराबर हैं, तो यू कैन राइट D1 की पावर 4 इज इक्वल्स टू D1 स्क्वायर्ड। एंड ऑफ कोर्स ऐसे ही रिलेशन आपको D2 और D3 में भी मिलेंगे। तो इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिसेस से आपने ये रिलेशन लिख दिया कि D1 की पावर 4 D1 स्क्वायर के बराबर होगा, ये सब बराबर होंगे, D2 की पावर 4 D2 स्क्वायर, D3 की पावर 4 D3 स्क्वायर के बराबर। अब किसी भी एक को सॉल्व कर लो, जैसे मैं इसको सॉल्व करूं तो D1 स्क्वायर, तो D1 की जो पॉसिबल वैल्यू आई वो 0 -1 एंड 1, ठीक है, ये वैल्यू आई, D1 की वैल्यू 0 -1 एंड 1। जीरो -1 एंड 1, ये वैल्यू आई। तो तुमको ये भी समझ में आ गया होगा कि सर D2 एंड D3 की यही वैल्यू आएंगी, 0 -1 एंड 1, ठीक है। अब सोचो जरा, तुमको ये बताने हैं कि कितने पॉसिबल, कहां गया सवाल, कितने पॉसिबल मैट्रिसेस हो सकते हैं। अब इस पे जाओ, D1 को आप 0 -1 और 1 में से कोई भी वैल्यू दे सकते हो, तो D1 कैन बी फिल्ड अप इन 3 डिफरेंट वेज। अब थोड़ा परमुटेशन कॉम्बिनेशन का यूज कर रहा हूं, और D2 को भी आप 3 तरीकों से भर सकते हो, है ना, 0 -1 एंड 1, एंड D3 कैन बी फिल्ड अप इन 3 वेज, ठीक है, 0 -1 एंड 1 कोई भी रख सकता हूं। तो टोटल कितने वे से भरा जा सकता है, इट इज 3 इंटू 3 इंटू 3, है ना, 27 वे से भरा जा सकता है। लेकिन मानते हो कि मुझे सारे D1 D2 D3 एक साथ जीरो नहीं बनाने, तो इसमें एक वो तरीका भी शामिल है इन 27 में से, जब यहां पे 0 यहां पे 0 यहां पे 0 आ जाएगा, तो वो तरीका सबट्रैक्ट कर दीजिए। सो योर आंसर विल बी 26। तो थोड़ा सा पीएनसी का भी मैंने इसमें टच दिया है। बहुत सारे सवाल आप देखोगे कि मैट्रिसेस के अंदर पीएनसी से आइडियाज पिक करके लिए जाते हैं। आज का लेक्चर समझ लो, बाइनोमियल बाद में हो जाएगा, ठीक है ना, अब बाइनोमियल के पीछे पड़ेगा तो ये लेक्चर चला जाएगा, ठीक है। तो 26 पॉसिबल मैट्रिसेस हो सकते हैं, 27 नहीं आरिफ, 27 नहीं बेटा, 27 में से एक वो वाला केस घटाएगा ना जिसके अंदर तूने 0 0 0 लिया हो। हाँ, आंसर विल बी 26। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं आगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यहीं तक था। अब थोड़ा बात करते हैं ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स पर। यह बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। थोड़े सिंपल आइडियाज लूंगा मैं पीएनसी के, बहुत
डीप के अंदर मैं पीएनसी इन्वॉल्व नहीं करूंगा, मुझे मालूम है कि तुम्हारा पीएनसी वीक हो सकता है, तुम्हारा बाइनोमियल वीक हो सकता है, तुम्हारा बहुत कुछ वीक हो सकता है, ये मैं जानता हूं, तो कोई खास बात नहीं, वो धीरे धीरे सही हो जाएगा। चलो, तो इस कंसेप्ट को ध्यान से समझ लीजिएगा कि ए ट्रांसपोज क्या है। इसको सिंबॉलिकली ऐसे एक्सप्रेस करते हैं, ए के ऊपर कैपिटल टी या ए डैश, ये दोनों ट्रांसपोज के सिंबल हैं। ठीक है, अब ट्रांसपोज क्या होता है? इंटरचेंज रोज इनटू कॉलम। अब इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे इफ आई गिव यू कि कोई मेरे पास में 2 3 1 2 4 1 ये मैट्रिक्स है, ये मैंने 3/2 का मैट्रिक्स लिया है, तो अगर मैं इसका ट्रांसपोज बनाना चाहता हूं तो सिंपली मैं इसकी, अब ध्यान से सुनना, रोज को कॉलम में कन्वर्ट कर रहा हूं। ऑफ कोर्स कॉलम को रोज में कन्वर्ट कर सकते हो, एक ही बात है। तो 2 3 को फर्स्ट रो को मैं पहला कॉलम बना रहा हूं 2 3, एंड सिमिलरली सेकंड रो को सेकंड कॉलम बनाया और थर्ड रो को थर्ड कॉलम बनाया, तो ये मेरे पास में 2/3 का एक मैट्रिक्स आ गया। इसी को ही हम ट्रांसपोज बोलते हैं कि ए ट्रांसपोज इज, आप मैट्रिक्स ए के अंदर जो भी गिवन है उसकी रोज को रिस्पेक्टिव कॉलम के अंदर चेंज कर दो, या कॉलम को रोज में चेंज कर दो। 2 1 4 फर्स्ट रो थी, फर्स्ट कॉलम बना दिया, 3 2 1 सेकंड कॉलम था, सेकंड रो बना दिया। इस तरीके से करने से जो भी मैट्रिक्स ऑब्टेन होता है उस मैट्रिक्स को ट्रांसपोज मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक बात? ठीक है, ये तो सिंपल सी बात है कि व्हाट इज अ ट्रांसपोज। तो आपने कहा कि मैं रोज को कॉलम में कन्वर्ट कर दूंगा, तो मुझे जो मैट्रिक्स मिलेगा उसको हम लोग ट्रांसपोज मैट्रिक्स बोलेंगे। तुम एक बात समझ पा रहे हो ना, ट्रांसपोज के अंदर मुझे लगता है तुम ये बात देख पा रहे हो कि सर ये जो एलिमेंट था ये ए का 2 2 एलिमेंट था, ये ए का 1 2 एलिमेंट था, ये ए का 1 2 एलिमेंट था, ये पहुंच गया यहां पर, ये ए ट्रांसपोज का 2 1 एलिमेंट बन गया, ये ए ट्रांसपोज का 2 1 एलिमेंट बन गया, ये ए ट्रांसपोज का 2 1 एलिमेंट बन गया। मतलब आप समझ पा रहे हो कि अगर मैं किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लूंगा तो मैट्रिक्स ए का जो ए आई जे एलिमेंट है मैट्रिक्स ए का, वो ट्रांसपोज के अंदर जे आई बन जाएगा। मतलब आप यूं बोल सकते हो मैट्रिक्स ए का आई जे एलिमेंट वो ट्रांसपोज मैट्रिक्स का जे आई एलिमेंट बन जाएगा। ये सिंपल सी बात है, कुछ खास बात नहीं है कि जब आप कॉलम को या रोज को इंटरचेंज करोगे तो यह होना स्वाभाविक बात है। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड द ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। अब हम बात कर लेते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज। फर्स्ट प्रॉपर्टी, किसी भी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लोगे तो मैट्रिक्स ए वापस आ जाएगा। मुझे लगता है कि इसमें भी कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत आसान सी बात है कि ट्रांसपोज लिया, वापस ट्रांसपोज कर दिया तो ओरिजिनल मैट्रिक्स ए पर आ गए। सेकंड इज, दो मैट्रिक्स के
सम का ट्रांसपोज विल बी ट्रांसपोज का सम, ट्रांसपोज का सम। ये मैं आपको यहां पे सिंपल सा एक्सप्लेन कर देता हूं, कुछ खास बात नहीं है। जैसे अगर मैं एक मैट्रिक्स 1 2 3 4 लूं और एक मैट्रिक्स, क्योंकि मुझे सम करना है ना तो सेम ऑर्डर की ले रहा हूं, 2 3 4 5 लेता हूं और मैं a प्लस बी का ट्रांसपोज निकालता हूं, a प्लस बी का ट्रांसपोज, तो इट विल बी a प्लस बी इज 3, 2 प्लस 3 5, 3 प्लस 4 7, 4 प्लस 5 9, इसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स होगा। और इसका ट्रांसपोज इज 3 5 7 9। a प्लस बी का ट्रांसपोज ये बना। अब तुम देख सकते हो कि अगर मैं पहले ट्रांसपोज लेता, a ट्रांसपोज इज 1 2 3 4 एंड b ट्रांसपोज इज 2 3 4 5 और इनको ऐड करता, a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज लेता, तो 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 4 7, 2 प्लस 3 5, 4 प्लस 5 9, तो इट कम्स आउट a प्लस बी का ट्रांसपोज। ये जनरल एलिमेंट के लिए भी शो किया जा सकता है। तो प्रॉपर्टी हमको याद रखनी है कि a प्लस बी का ट्रांसपोज इज a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज। थर्ड इज कि किसी स्केलर से मैट्रिक्स A को मल्टीप्लाई करके आप ट्रांसपोज लो, या ट्रांसपोज लेके मल्टीप्लाई करो, एक ही बात है। तो के ए ट्रांसपोज इज के मल्टीप्लाइड बाय ए ट्रांसपोज। मुझे लगता है कुछ खास बात इसमें भी नहीं है कि आपने कोई मैट्रिक्स ए लिया और उसके एलिमेंट को के से मल्टीप्लाई करके ट्रांसपोज लिया, या ट्रांसपोज लेके के से मल्टीप्लाई किया, एक ही बात है। या ट्रांसपोज लिया, के को बाहर निकाल लो, तो वन एंड द सेम थिंग। तो ये तीनों प्रॉपर्टी समझ में आ गई होंगी। एक बार जरा फटाफट चैट के अंदर लिख दो कि ये तीनों प्रॉपर्टी एकदम क्लियर हो गई, तो हम आगे बढ़ते हैं प्रॉपर्टी नंबर 4 पर। बताओ बच्चों, चैट के अंदर मुझे बता दो कि ये प्रॉपर्टी आ गई क्या समझ में। ओके, समझ गए, ठीक है। अब प्रॉपर्टी नंबर 4, प्रॉपर्टी नंबर 4 देखो, इट इज ए इंटू बी का ट्रांसपोज। ये बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ए इंटू बी का ट्रांसपोज इज बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। रिवर्स हो जाता है यहां पर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी मैं इसको समझाता हूं, और इसी के साथ में एक और लिख दो, ए की पावर एन का ट्रांसपोज इज ए ट्रांसपोज की पावर एन। मैं फोर्थ एंड फिफ्थ प्रॉपर्टी आपको बताता हूं। ये बहुत यूजफुल है बच्चों, याद रखना। इट इज नोन एज रिवर्सल लॉ ऑफ ट्रांसपोज। रिवर्सल लॉ ऑफ ट्रांसपोज। रिवर्सल लॉ ऑफ ट्रांसपोज। ए बी प्रोडक्ट का ट्रांसपोज इज बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, ठीक है। और इसी से मैं डिराइव करूंगा ए की पावर एन। एन कोई नेचुरल नंबर है, एन इज सम नेचुरल नंबर। ए की पावर एन का ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज की पावर एन। पावर एंड ट्रांसपोज आपस में इंटरचेंज किए जा सकते हैं। लेट प्रूव द प्रॉपर्टी 4। ए बी ट्रांसपोज इज बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। मैंने मैट्रिक्स के अंदर बताया है कि जब भी मुझे आप कोई भी दो मैट्रिसेस की इक्वालिटी दोगे तो मैं प्रूव कैसे करूंगा। तो मैं ए बी ट्रांसपोज के अंदर कोई जनरल एलिमेंट आईजे एलिमेंट ए बी ट्रांसपोज के अंदर
कोई आईजे एलिमेंट मैं बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज के अंदर जो आईजे एलिमेंट होगा उससे बराबरी दिखा दूंगा। ठीक है, इसी तरीके से सारे फंडामेंटल कंसेप्ट्स मैट्रिसेस के अंदर प्रूव किए जाते हैं। ठीक है, तो मैं लेफ्ट साइड के अंदर ए बी ट्रांसपोज के आईजे एलिमेंट पर बात कर रहा हूं। ओके, और मैं क्या प्रूव करूंगा कि बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज इस प्रोडक्ट में जो आईजे एलिमेंट है वो इसके बराबर है। पहली बात तो ये हुई कि ए बी ट्रांसपोज का आईजे एलिमेंट ए बी का जे आई एलिमेंट होगा। इसमें कोई खास बात नहीं है कि ए बी ट्रांसपोज का आईजे एलिमेंट ए बी का जे आई एलिमेंट होगा। यहां तक एकदम क्लियर हो गया। अब ए बी का, अब देखो ध्यान से, ए बी का जे आई एलिमेंट कब आएगा? जब पहले का रो फिक्स करो और दूसरे का कॉलम फिक्स करो। तो पहले मैट्रिक्स ए का रो जे फिक्स कर दो, यानी लेट्स से ए जे, अभी रो फिक्स किया है, और दूसरे मैट्रिक्स का कॉलम आई फिक्स कर दो, तो बी आई ये फिक्स कर दिया, और सिग्मा ले लो आर पर। ठीक है, आप मान लो कि ए बी आपके पास में, ए आपके पास में लेट्स से एम बाई एन का है और बी लेट्स से एन बाई पी का है। तो ए बी प्रोडक्ट विल बी एम बाई पी, बी ट्रांसपोज एन बाई एन पी, इसको भी एम बाई एन ले लो, क्योंकि यहां पर अपने को देखना पड़ेगा ना, बी ट्रांसपोज पी बाई एन का होगा। देखो अपने आप आ जाएगा, निकल के आ जाएगा कि तुमने क्या किया। ए ट्रांसपोज विल बी एन बाई एम, तो बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, बी ट्रांसपोज एंड ए ट्रांसपोज, इसका ऑर्डर क्या आएगा? एन बाई एम इंटू पी बाई, तो एम और पी बराबर होने चाहिए ना, एन और पी बराबर कर देना। तो लेट्स से वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रोडक्ट डिफाइन हो रहा है। ऑर्डर की मैं चिंता नहीं करता, ऑर्डर आपको अपने आप उस तरीके से दिया रहेगा जिससे जितने भी प्रोडक्ट लिखे हुए हैं वो सारे डिफाइन हो जाए। ओके, मैं तो एन बाई एन पे ही बात करता हूं, तो मैं आर को वेरी करवा रहा हूं 1 से एन तक। यहां तक बात समझ में आई कि ए बी का जे आई एलिमेंट कैसे निकालते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि मैट्रिक्स ए का जेथ रो फिक्स करो, मैट्रिक्स बी का आईएथ कॉलम फिक्स करो, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को मल्टीप्लाई करो, ऑफ कोर्स आर वेरी करवा दो 1 से एन तक। ठीक बात, यहां तक बात क्लियर हुई। इसको अगर हो जाए तो मैं अपने आप कर लूं क्या वहां पे? यहां तक बात क्लियर हो गई क्या कि ए बी का जे आई एलिमेंट कैसे लिखा? एक बार मुझे चैट में बता दो कि ए बी का जे आई एलिमेंट लिखना आ गया। ओके, अब देखो, अब हम नंबर पर आ गए हैं। अब हम नंबर पर आ गए हैं, मतलब ये एलिमेंट है और ये भी एलिमेंट है। अब एलिमेंट को तो तुम इंटरचेंज भी कर सकते हो, यू कैन ऑल्सो राइट बी आर आई ए जे आर, ऐसा कुछ लिख सकते हो क्या? या मतलब अगर मैं ऐसा लिख दूं तो किसी को कोई परेशानी तो नहीं है ना कि सर ये कैसे लिखा? ये एलिमेंट थे अल्फा इंटू बीटा, इसको मैंने बीटा इंटू अल्फा लिखा और कुछ नहीं। ठीक बात, क्लियर टू ऑल? अब तुम देखो, तुम ये कहोगे कि सर बी आर आई जो है ये बी ट्रांसपोज का आई आर एलिमेंट है और ए जे आर ए ट्रांसपोज का आर जे एलिमेंट है, और इस पर आपने सिग्मा ऑपरेट किया हुआ है। इसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि बी आर आई बी ट्रांसपोज का आई आर एलिमेंट हो गया और ए जे आर ए ट्रांसपोज का आर जे एलिमेंट हो गया। अब आपको समझ में आएगा कि बी ट्रांसपोज की आईएथ रो फिक्स है
और ए ट्रांसपोज का कॉलम फिक्स है। तो अब तुम कह सकते हो कि ये जो लिखा हुआ है वट एवर इट इज रिटन राइट साइड, ये बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज का कौन सा एलिमेंट हुआ? आईजे एलिमेंट हुआ। तो ये हमने प्रूव कर दिया कि ए बी का ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू बी ट्रांसपोज का आईजे एलिमेंट। तो यहां से आईजे मतलब जनरल अगर बात आपने प्रूव कर दी तो यू कैन राइट ए बी ट्रांसपोज इज बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। तो ये रिवर्सल रूल ऑफ ट्रांसपोजिशन है, ये हमें ध्यान होना चाहिए, हमें याद रखना चाहिए। और ये किसी भी नंबर ऑफ मैट्राइसिस पर लगाया जा सकता है इफ दे ऑल आर द स्क्वायर मैट्राइसिस ऑफ द सेम ऑर्डर, मतलब सारे प्रोडक्ट जो हैं दे आर डिफाइंड। जैसे अगर मैं ये कहूं कि अगर मैं आपसे ये कहूं कि ए बी सी इसका ट्रांसपोज क्या होगा, तो तुम इसको यूं समझ सकते हो कि सर थोड़े समय के लिए इसको एक मैट्रिक्स मान लीजिए बीसी को, और ए को एक मैट्रिक्स मान लीजिए, और प्रीवियस प्रॉपर्टी का यूज करके आप ऐसा लिख सकते हो बीसी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज। ठीक है ना? और अब बीसी के ऊपर प्रॉपर्टी लगा दीजिए सर, तो सी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। तो आप देख रहे हो कि एबीसी प्रोडक्ट का ट्रांसपोज इस रिवर्स ऑर्डर के अंदर लिखते जाइए, सी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। इसी तरीके से मैं एन मैट्राइसिस के ऊपर भी लगा सकता हूं। इफ आई राइट, इसको नेक्स्ट स्लाइड पे लेता हूं, यहां तक नोट कर लिया आपने? 20 सेकंड दे रहा हूं, नोट कर लो। ठीक है, बात समझ में आ गई? जल्दी से चैट के अंदर लिख के बता दो बात समझ में आ गई, तो चलते हैं आगे। ओके, अब देखो इसी चीज को मैं एन मैट्राइसिस पे लगा रहा हूं, A1 A2 A3 AN, they all are let's say square matrices of the same order। तो अगर मैं इसका ट्रांसपोज करना चाहूं, अगर मैं इस प्रोडक्ट का ट्रांसपोज करना चाहूं, तो मैं डायरेक्टली थ्रू प्रॉपर्टी मैं ये लिख सकता हूं कि इट इज ए एन का ट्रांसपोज, फिर इससे पीछे मान लो an -1 है तो an -1 का ट्रांसपोज, एंड गोज ऑन A3 ट्रांसपोज A2 ट्रांसपोज A1 ट्रांसपोज, ऐसा लिखा जा सकता है। ठीक है? अच्छा, अगर मैं इसमें यह कह दूं कि सारे जो मैट्रिक्स हैं दे ऑल आर इक्वल, लेट्स से दे ऑल आर इक्वल एंड इक्वल्स टू ए, तो इसी से ही प्रॉपर्टी नंबर 5 प्रूव हो जाती है कि A1 A2 ये AN सब बराबर हैं। तो आप वास्तव में A की पावर N का ट्रांसपोज ले रहे हैं, और आप देख रहे हो कि दे ऑल आर इक्वल्स टू A, तो दिस विल बी A ट्रांसपोज की पावर N। तो ये प्रॉपर्टी 5 प्रूव हो गई कि A की पावर N का ट्रांसपोज इज सेम एज A की पावर ट्रांसपोज का पावर N, मतलब A का ट्रांसपोज का पावर N। ठीक बात? तो ये ट्रांसपोज की 5 प्रॉपर्टी याद कर लेना, सिंपल सिंपल सी हैं, इनके बेसिस पर ही सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे, और कोई ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी अभी आपको याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है? चलो, तो हम बिना देरी किए हुए बात करते हैं आगे की। इस ट्रांसपोज को बता तो दिया, हमें समझ में भी आ गया कि रोज को कॉलम से इंटरचेंज करके आप किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज बना देते हैं। इसके बेसिस पर 2 तरह के बड़े इंपॉर्टेंट मैट्राइसिस डिफाइन किए गए हैं। पहला है सिमेट्रिक मैट्रिक्स और दूसरा है
स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। चलो हम इस पे बात करते हैं। फर्स्ट इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड सेकेंड इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो पहला डिफाइन कर रहा हूं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। अब देखो, सिमेट्रिक मैट्रिक्स के अंदर क्या करते हैं कि कौन सा मैट्रिक्स सिमेट्रिक होगा, राइट? अच्छा, ध्यान रखना, दीज कंसेप्ट्स आर वैलिड फॉर स्क्वायर मैट्रिसेस। अभी देख लोगे आप कि क्यों होता है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स के अंदर ए आई जे एलिमेंट, मैट्रिक्स ए का ith रो का jth कॉलम का एलिमेंट इज इक्वल्स टू ए जे आई फॉर ऑल आई जे। ये इसको डिफाइन किया जाता है कि अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड सिमेट्रिक इफ ए आई जे इज इक्वल्स टू ए जे आई फॉर ऑल आई एन जे। मतलब कॉन्जुगेट एलिमेंट सेम रहते हैं। जैसे मान लो मैं यहां पे लिखूं 5, अगर मैंने यहां -2 लिख दिया तो यहां पर भी -2 आएगा। इफ आई राइट 5 हियर, तो इसका कॉन्जुगेट एलिमेंट ये 1 3 है ना, तो 3 1 ये आ गया। और यहां पर आपने लिखा 9, तो यहां 9 आ गया। डायगोनल एलिमेंट कुछ भी हो सकते हैं, ये वाले कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन जहां पर ये लिखा हुआ है 1 2 एलिमेंट विल बी सेम एज 2 1 एलिमेंट, 1 3 सेम एज 3 1 एलिमेंट, 2 3 सेम एज 3 2 एलिमेंट। ठीक है, तो इस तरह का जो मैट्रिक्स है, जहां पर भी बेटा पावर आ जाती है ना, वो सारी चीजें स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए डिफाइन है। ए की पावर n आ गई तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए डिफाइन है। ठीक है, ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए, ये सब जो है आप देख सकते हो अपने आप कि प्रोडक्ट को डिफाइन करने के लिए उनका स्क्वायर होना जरूरी है। अब आपने एक चीज ये भी ऑब्जर्व की होगी कि बाय डेफिनेशन ये सिमेट्रिक हो गया कि ए आई जे और ए जे आई बराबर आ रहे हैं। अब मैं आपको कहूं कि तुम एक काम करो, इसका ट्रांसपोज लो। मैं इसका ट्रांसपोज ले रहा हूं, राइट? ट्रांसपोज लोगे तो 5 -2 5, ये रो 1 आपका कॉलम 1 बन गई। -2 7 9, ये आपका कॉलम 2 बन गया। 5 9 11, ये आपका कॉलम 3 बन गया। डोंट यू फील कि सर ए और ए ट्रांसपोज तो बराबर आएंगे, है ना? कि अगर कोई मैट्रिक्स सिमेट्रिक होगा उसके अंदर ए एंड ए ट्रांसपोज बराबर आएंगे। ठीक बात है ना? तो हमको यह याद रख लेना है कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स के अंदर ए ट्रांसपोज इज ऑलवेज इक्वल्स टू ए। इसको याद कर लेना है कि जैसे आपने डिफाइन किया है उस तरीके से, तो ए एंड ए ट्रांसपोज विल बी इक्वल। कोई यहां से भी बोल सकता है कि सर ए आई जे जो है वो मैट्रिक्स ए का आई जे एलिमेंट है और ए जे आई ए ट्रांसपोज का आई जे एलिमेंट है। ए जे आई ए ट्रांसपोज का आई जे एलिमेंट है। तो अगर दोनों के आई जे एलिमेंट बराबर हैं तो ए विल बी ए ट्रांसपोज। तो हमें किसी एग्जाम्पल की जरूरत नहीं है ये देखने के लिए, हम बाय डेफिनेशन भी इसको प्रूव कर सकते हैं कि एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स के अंदर अगर आप ट्रांसपोज लेते हो तो उसमें कोई चेंज नहीं होता, ए ट्रांसपोज ए के बराबर आ जाता है। जब भी कभी मुझे कोई भी मैट्रिक्स दोगे और कहोगे सर ये चेक करो कि ये सिमेट्रिक है या नहीं है, तो मैं उसका ट्रांसपोज लूंगा, हमेशा ट्रांसपोज लूंगा, और वो ट्रांसपोज वही मैट्रिक्स के बराबर आ गया तो मैं कह दूंगा सिमेट्रिक है। ठीक बात? तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स तुमको समझ में आ गया। ठीक है, एक बार जवाब दे दो
कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स सबको समझ में आ गया? आगे बढ़े। चैट रुक क्यों गई? ठीक है, तो ये आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स हुआ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नाउ व्हाट इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स? What is a skew symmetric matrix? स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर तुम मान रहे हो ना, मैं कॉन्जुगेट एलिमेंट की बात कर रहा हूं, ए आई जी एन ए जे आई की बात कर रहा हूं, तो ये तय बात है कि आप एक स्क्वायर मैट्रिक्स की बात कर रहे हो। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज डिफाइंड एज ए आई जे इज माइनस ऑफ ए जे आई फॉर ऑल आई जे। ये इसकी डेफिनेशन है कि ए आई जे इज इक्वल्स टू माइनस ए जे आई फॉर ऑल आई एन जे। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन है कि कॉन्जुगेट एलिमेंट एक दूसरे से साइन में अपोजिट होते हैं, और ये सभी आई एन जे के लिए होल्ड करता है। अब देखो एक सिंपल सी बात कि अगर ये सभी आई एन जे के लिए होल्ड करता है तो जरा जे को आई पुट कर दो, लेट से जे आई के बराबर हो गया, तो ये एलिमेंट आ गया ए आई आई, और ये एलिमेंट आ गया माइनस ऑफ ए आई आई। दिस इंप्लाइज ट्वाइस ऑफ ए आई आई इज इक्वल्स टू 0। एलिमेंट की बात चल रही है, तो दिस इंप्लाइज ए आई आई इक्वल्स टू 0। ए आई आई प्रिंसिपल या लीडिंग डायगोनल में लाई करने वाले सारे एलिमेंट हैं, तो यह नेसेसरी बात हो गई कि अगर कोई मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक होगा तो उसके डायगोनल के अंदर सारी एंट्रीज 0 होंगी। तो जरा हम एक मैट्रिक्स बनाते हैं ए, जिसमें इस बात का ध्यान रखा जाए कि उसके डायगोनल की सारी एंट्री 0 हैं। मैं 3x3 का ही बना रहा हूं, ये 0 है, और इस बात का भी ध्यान रखूं कि ए आई जे इज इक्वल्स टू माइनस ए जे आई है। तो अगर मैं यहां पर 5 लगाता हूं तो यहां पर मैं -5 लगाऊंगा। अगर मैं यहां 7 लगाता हूं तो आई विल राइट -7 हियर। अगर मैं यहां -9 लगाता हूं तो आई विल राइट -9 हियर। ये लो, तो दिस इज द स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, जिसके अंदर कॉन्जुगेट एलिमेंट का सम 0 होगा। कॉन्जुगेट एलिमेंट का सम 0 होगा। ठीक बात। अब तुम एक और बात भी समझ गए होंगे कि सर ए आई जे इक्वल्स टू माइनस ए जे आई का मतलब, आपने ये जो मैट्रिक्स बनाया, अगर आप इसका ट्रांसपोज ले लेते हैं, ए ट्रांसपोज, रो 1 को कॉलम 1 में कन्वर्ट किया, 0 -5 -7, रो 2 कॉलम 2 में गई, 5 0 9, रो 3 को लिख दिया 7 -9 0। ये ए ट्रांसपोज आ गया। तो डोंट यू फील कि सर अगर आप देखो तो ये माइनस ऑफ मैट्रिक्स ए के बराबर है। मैट्रिक्स ए को अगर आप -1 से मल्टीप्लाई कर देते हो, सारे एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर देते हो, तो ये मैट्रिक्स आ जाता है। तो ए ट्रांसपोज इज -a। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स के अंदर ट्रांसपोज लोगे तो वो -a के बराबर आ गया। ठीक बात। यह बात तो मैं यहां से भी समझ सकता था कि ए आई जे इक्वल्स टू माइनस ए जे आई दिया हुआ है, तो मैं यहां से भी बोल सकता था कि ए आई जे इज मैट्रिक्स ए का आई जे एलिमेंट इक्वल्स टू माइनस ऑफ ए जे आई इज ए ट्रांसपोज का आई जे एलिमेंट। सो दिस इंप्लाइज ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू -a। तो अब हमें पहचान करने में आसानी होगी
कि कोई भी मैट्रिक्स तुम मुझे दोगे और पूछोगे सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक है, दोनों ही केसेस के अंदर मैं उसका ट्रांसपोज लूंगा। अगर उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसी मैट्रिक्स के बराबर आ गया तो वो सिमेट्रिक है, अगर उसका ट्रांसपोज माइनस ऑफ दैट मैट्रिक्स आया तो वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा। ठीक बात? देखो जरा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स समझ में आया? क्या सब बच्चों को स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स समझ में आ गया? चैट के अंदर जवाब दो। क्या सब बच्चों को स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स समझ में आ गया? आ गया? गुड। गुड। ओके, चलो अब जरा हम सीधा बिना टाइम वेस्ट किए हुए अपन आगे बढ़ते हैं कि हम सवालों को कैसे सॉल्व करेंगे। बिल्कुल सिंपल सवाल से मैं शुरुआत कर रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि मैं कुछ सवालों को मैं करना चाहता हूं कि मैं कैसे सोचता हूं, मैं कैसे सवालों को रीड करता हूं, मेरा थॉट प्रोसेस क्या रहता है, उस चीज को भी आप पकड़ो कि मैं कैसे सोच रहा हूं। जैसे मुझे दिया हुआ है, शो दैट द मैट्रिक्स बी ट्रांसपोज ए बी is show that is symmetric or skew symmetric according as A is symmetric or skew symmetric। ठीक है, तो मैंने क्वेश्चन को रीड किया और मैंने कहा कि मुझे तो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक पर बात करनी है, तो मैंने इस ट्रांसपोज ले लिया इस मैट्रिक्स का। तो मुझे सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक पर कोई भी क्वेश्चन दोगे, आई विल गो फॉर द ट्रांसपोज। तो मैंने इसका ट्रांसपोज ले लिया कि जो भी दिया हुआ है उसका ट्रांसपोज ले लो। अब ट्रांसपोज का रिवर्सल रूल मुझे बताता है कि इट इज बी ट्रांसपोज, यहां से शुरू हुआ हूं, ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। सो दिस इज बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज बी। यहां तक मैं डायरेक्टली आ गया। अब बात फंस गई मेरी यहां पर कि ये क्या है, क्योंकि मुझे या तो ये लाना है या इसका नेगेटिव लाना है ना। अगर ये इसका ट्रांसपोज इसके बराबर आ गया तो मैं सिमेट्रिक बोल दूंगा। अब तुम यहां पर इस अटके हुए पार्ट पर दो केसेस सोचते हो, है ना, कि अगर ए ट्रांसपोज ए के बराबर हो गया, इफ ए ट्रांसपोज ए के बराबर हो गया तो ये बी ट्रांसपोज ए बी बन जाएगा। और अगर ए ट्रांसपोज माइनस ए के बराबर हुआ तो दिस विल बी माइनस ऑफ बी ट्रांसपोज ए बी बन जाएगा, है ना। तो इसकी डिपेंडेंस किस पे हो गई? ए के ऊपर हो गई कि ए अगर सिमेट्रिक रहा, ए ट्रांसपोज बराबर ए का मतलब अगर ए सिमेट्रिक रहा तो ये भी सिमेट्रिक बन गया, क्योंकि इसका ट्रांसपोज इसी के बराबर आ रहा है, तो ये सिमेट्रिक बन गया। अगर ए ट्रांसपोज माइनस ए के बराबर हुआ, मतलब मैट्रिक्स ए अगर स्क्यू सिमेट्रिक है तो बी ट्रांसपोज ए बी का ट्रांसपोज माइनस ऑफ बी ट्रांसपोज ए बी आ रहा है, इसका मतलब ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन गया। यही सवाल कह रहा था, कि सवाल यह कह रहा था कि इसका सिमेट्रिक होना या स्क्यू सिमेट्रिक होना ए के ऊपर डिपेंड करता है। ए अगर सिमेट्रिक होगा तो ये सिमेट्रिक होगा, ए अगर स्क्यू सिमेट्रिक होगा तो ये भी स्क्यू सिमेट्रिक होगा। बात समझ में आ गई? क्लियर हो गई बात? चले आगे। क्लियर हो गई तो आगे चले। अटक जाती चीजें, है ना। एक बार चार्ट में लिख दो बच्चों, क्लियर हो गया तो आगे चले।
ओके, हाँ नोट कर लो, फटाफट नोट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, नोट करने में दिक्कत नहीं है। ए का ट्रेस नहीं, ट्रांसपोज, ट्रेस नहीं, ट्रांसपोज, ट्रांसपोज, ट्रांसपोज और ट्रेस में अंतर होता है यार। चलो आगे बढ़ते हैं। सभी क्वेश्चन अगर आप चलते हो ना तो आज तो अच्छे सवाल भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कह रहा है ए की पावर एन पर कमेंट करो, जहां एन एक नेचुरल नंबर है। क्या कमेंट करना है? आपको बताना है सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक या नन। इफ ए इज सिमेट्रिक, चलो पहले हम पहला केस लेते हैं कि गिवन क्या है। गिवन है ए एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है। ए एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये गिवन है। अब ए की पावर एन पर बात करनी है ना, ए की पावर एन पर बात करनी है। तो मैंने कहा कि जिस पर भी बात करनी है उसका ट्रांसपोज ले लो, आपने ले लिया। आपको प्रॉपर्टी 5 बोलती है कि आप इसको ए ट्रांसपोज की पावर एन भी लिख सकते हैं, आपने लिख दिया। आपको गिवन इंफॉर्मेशन बोलती है कि ए ट्रांसपोज को आप ए लिख सकते हैं, तो ये ए की पावर एन आ गया। तो ए की पावर एन का ट्रांसपोज ए की पावर एन के बराबर आ गया। तो आपने तुरंत कह दिया कि ए की पावर एन इज सिमेट्रिक। अगर ए सिमेट्रिक है तो ए की पावर एन मतलब ए स्क्वायर, ए क्यूब, ए की पावर 2025, ये सब सिमेट्रिक मैट्राइसेस हैं। बिल्कुल आसान बात है। ट्रांसपोज और ट्रेस के तो सिंबल भी अलग अलग हैं। तो ट्रेस तो प्रिंसिपल या लीडिंग डायगोनल का सम होती है ना। आओ जरा बात करते हैं सेकंड वाले केस की। मुझे लगता है फर्स्ट वाला केस तो बहुत आसान था। सारे कमेंट विजिबल तो होते हैं बहुत, पर चैट बड़ी तेजी से चलती है ना। अब है कि ए गिवन क्या है, ए एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। गिवन इज ए एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ये लीजिए, ये गिवन है। हाँ बहुत सही बात बोल रहे हो आप। देखो तुमको, देखो एक तो बात होती है, तुम मेरी बात सुनो। वैसे मुझे क्लास के अंदर ज्यादा बात करना मजा नहीं आता है, क्योंकि पढ़ाई की बात करें तो ज्यादा अच्छा है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूं कि एक तो बात होती है कि बात करना कि मेरी 100 रैंक आ जाएगी क्या, मैं अगर शुरू से लेकर अंत तक आपके साथ में चलूं तो मेरी 50 रैंक आ जाएगी क्या, ठीक है। और ये तो हो गई बात करना। और एक होता है कि वास्तव में करना, कि यार मैं जो है मैं 100 या 50 रैंक, अंडर 100 या 150 रैंक लेकर आऊंगा। वो बातों से नहीं होगा, वो साथ में चलना पड़ेगा। सर समझ में नहीं आया, ये नहीं। मैं मानता हूं कि जैसे मैं समझा रहा हूं सबको समझ में आता। हाँ ऐसा हो सकता है कि कई बार कोई चीज नहीं क्लिक करती तो दूसरी बार समझाऊंगा तो समझ में आ जाएगा, बट फिर दूसरी बार भी समझ में नहीं आया, सर तीसरी बार भी समझ में नहीं आया, तो फिर तो भाई फिर तो कुछ किया नहीं जा सकता, ठीक है ना। इतना तय मान लेना, तुम साथ में चलोगे, जो मैं सवाल देता हूं उन सवालों को करोगे, जो मैं बोर्ड पर करवा रहा हूं वो तुम करोगे, अपने से करोगे, कोशिश करोगे, तो अरे हमने कहा क्या, कौन कौन सी रैंक नहीं दी, कौन सी रैंक छूटी यार, कोई रैंक नहीं छूटती, बस आप लगे रहो, ठीक है।
तो चलो आ जाओ, वापिस आ जाओ, ठीक है, ज्यादा बात नहीं। तो अब कह रहे हैं कि गिवन तो ये है कि एक सेकंड केस के अंदर ए स्क्यू सिमेट्रिक है, तो मैंने लिख दिया कि ए ट्रांसपोज गिवन है मुझे -a के बराबर है, ठीक है। अब मुझे ए की पावर n पर बात करनी है, तो मैंने ए की पावर n का ट्रांसपोज ले लिया। कहानी सिर्फ इतनी सी है, ए की पावर n का ट्रांसपोज लिया। तुमने कहा कि सर प्रॉपर्टी तो मैं जानता हूं, मैं यहां तक तो पहुंच गया, मैं यहां तक पहुंच गया कि प्रॉपर्टी से मैं ए की पावर n का ट्रांसपोज n और t को मैं इंटरचेंज कर दूंगा। अब तुम कहोगे कि सर गिवन देखो, गिवन -a है, तो ये आ गया -a की पावर n। अब तुम समझ गए कि सर ये तो -a को n टाइम मल्टीप्लाई कर रहा है, तो ये a की पावर n भी बन सकता है और -a की पावर n भी बन सकता है, ठीक है ना। तो ये n पे डिपेंड हो गया कि अगर तुम्हारे पास n इवन हुआ, अगर n इवन हुआ तो -a इंटू -a इंटू -a इवन बार मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस a की पावर n आ जाएगा। तो दिस विल बी इक्वल्स टू a की पावर n। और जैसे ये a की पावर n आएगा, मैं बोल दूंगा कि ये सिमेट्रिक बन गया, ये सिमेट्रिक बन गया। और अगर n ऑड हुआ, अगर n ऑड हुआ तो -a इंटू -a इंटू -a, ऑड टाइम -a is minus of a की पावर n, so it will be equals to minus of a की पावर n। तो इस केस में वो स्क्यू सिमेट्रिक बन गया। बात समझ में आनी चाहिए, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल आर्यन, वो सेकंड केस के अंदर, इस केस के अंदर वो n के इवन या ऑड होने पर डिपेंड करेगा, n के इवन या ऑड होने पर डिपेंड करेगा। नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। नोट कर लिया सब लोगों ने, सब बच्चों ने नोट कर लिया, समझ में आ गई बात। आगे चलूं मैं, मुझे रोको मत, मुझे बढ़ने दो, बस मेरे साथ साथ चलते जाओ। समझ समझ के, जो समझ में नहीं आता उसको दोबारा पूछो, लेकिन बेवजह नहीं पूछो। चैट के अंदर लिख दो, समझ में आ गई बात, तो मैं आगे बढ़ूं। ओके, समझ गए। गुड 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 गुड, चलो चलो आगे। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपको दो मैट्रिक्स दिए हैं और ए बी इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ए बी इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, देन फाइंड एक्स एंड वाई। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मैं तो बस ए बी निकालूंगा, मुझे तो गिवन है, प्रूव थोड़ी करना है, मुझे तो गिवन है ए बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो ए बी सिमेट्रिक निकालकर बाय डेफिनेशन देख लूंगा कि एक्स एंड वाई क्या है ना। तो मैं ए बी निकालने पर सीधा चला गया, ए बी इज 1 इंटू 1 दैट इज 1 माइनस 2x, फिर रो 1 कॉलम 2 y minus x minus 2, then row 1
column 3, minus 1 minus 4. Then 3 1 1x, तो ये बन गया 3 प्लस x. फिर रो 2 कॉलम 2, तो 3y माइनस 3x प्लस 1, 3y माइनस 3x प्लस 1, माइनस 3 प्लस 2. देन रो 1 माइनस 1, रो 3 कॉलम 1, माइनस 1 प्लस 2x. Then it is minus y plus x plus 2. भाई मल्टीप्लाई कर रहा हूं, प्रोडक्ट निकाल रहा हूं, तुम्हें आता है प्रोडक्ट निकालना. 1 प्लस 4. देखो जरा, मैंने प्रोडक्ट सही निकाला ना? प्रोडक्ट सही निकाला है क्या? देखो जरा. सही है, गुड. चलो भाई, अब प्रोडक्ट देख लेना बच्चों, तुम लोगों ने कहा है सही है तो मैं आगे कर रहा हूं. तो अब मैं कहूंगा कि भाई मुझे तो एक्स वाई निकालना है और मुझे गिवन है कि ए बी एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है. तो मैंने कहा कि भाई देखो, ये वाला इसके बराबर होगा. ठीक है, तो माइनस 1 प्लस 2x मस्ट बी इक्वल्स टू माइनस 1 माइनस 4. That implies x is equals to minus 2. अब x की वैल्यू आ गई तो आप कहीं पे भी रख दो. चलो ये दोनों बराबर करते हैं कि माइनस वाई प्लस एक्स प्लस 2 इज इक्वल्स टू माइनस 1. सो माइनस वाई, सही लिख रहा हूं क्या? x इज माइनस 2 plus 2 is equals to minus 1. So y is equals to 1. है ना? नहीं, 1/3 1/6 गलत है, -2, 5 भी गलत है मेरे हिसाब से. तो x इक्वल्स टू -2 एंड y इक्वल्स टू 1 आना चाहिए. मैं भी गलत हो सकता हूं, लेकिन फिर भी देख लो, बहुत सारे लोगों का आर्यन का आ रहा है, माधव का आ रहा है, चैट बहुत तेजी से चलने लग गई. -2 एंड y 1 बहुत लोगों का आ रहा है. प्रथम तेरा गलत है, -2 तो तूने सही निकाला, 5 गलत है भाई, है ना? प्रथम अगर प्रथम आना है ना तो थोड़ा ध्यान से कर. हाँ माधव बिल्कुल ठीक है. बाकी चेक कर सकते हो कि सर ये तो आपने बराबर कर दिए, सर मैं ये देखना चाहता हूं कि बन रहा है नहीं बन रहा. तो ठीक है, ये चेक कर ले. x की वैल्यू डाल दे, 3 प्लस एक्स, ये 1 बन गया. y तेरा 1 है और ये कितना है? x -2, तो y 1 आ गया ना. ये भी बराबर आ रहे हैं दोनों, दे आर ऑल्सो इक्वल. ठीक है, चलो आगे. अच्छा, ये कंसेप्ट बताता हूं, एक मैं और बताता हूं, एक कंसेप्ट और बताता हूं. चलो इसको पर क्वेश्चन करते हैं पहले. ये अभी मैं कंसेप्ट बताऊंगा, पहले थोड़ा आगे बढ़ते हैं. ये देखो बच्चों, ये 2000 जेई एडवांस का एक क्वेश्चन है, 2004 का. M is a 3/3 matrix where M transpose M is identity and determinant of M is 1. तो आपको ये प्रूव करना है. डिटर्मिनेंट ऑफ M माइनस आई, ये 0 प्रूव करना है. अब देखो, मुझे लगता है कि ये तो फील आ रही होगी. अब देखो यहां से एडवांस के क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं, थोड़ा और फोकस हो जाओ. तुमको फील आ रही होगी कि सर आपको, आपका फोकस M माइनस आई पे है, क्योंकि इसी की तो डिटरमिनेंट वैल्यू
जीरो प्रूव करनी है, तो m माइनस आई पे मेरा फोकस है और मैं इस इंफॉर्मेशन का यूज भी करना चाहता हूं। m ट्रांसपोज m इक्वल्स टू आइडेंटिटी, इसका मैं यूज भी करना चाहता हूं। 2004 की बात है बेटा, तब तो प्रूव करना आता ही था। ठीक है, तो इसका यूज करना चाहता हूं, m माइनस आई पर मेरा फोकस है। तो एक निश्चित थॉट आएगा कि सर आप एक काम करो, इसको m ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई कर दो। मैं ये बता चुका हूं कि मैं क्या सोच रहा हूं, कि मैं m ट्रांसपोज m का यूज करना चाहता हूं और m माइनस आई पर तो बात करनी ही है। ठीक है, नाउ दिस कम्स आउट, मल्टीप्लाई करूं तो m ट्रांसपोज m माइनस m ट्रांसपोज इंटू आई, दैट इज m ट्रांसपोज। ठीक है, और गिवन क्या है, m ट्रांसपोज m इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो ये हो गया i माइनस m ट्रांसपोज। बिल्कुल स्मूथ चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है अभी तक। कैसे शुरू किया ये भी हमें पता लग गया, किस पर फोकस किया, m माइनस आई पर। यूज किसका करना, m ट्रांसपोज m का। तो एक बिल्कुल नेचुरल थॉट कि m माइनस आई को m ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई कर दो, तो आगे गया, ये आ गया। ठीक है, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, दिस इज i माइनस m का ट्रांसपोज। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है सर, ये तो प्रॉपर्टी है, i माइनस m का ट्रांसपोज। ठीक है, तो यहां तक तुम पहुंच गए कि m ट्रांसपोज m माइनस आई इज इक्वल्स टू i माइनस m का ट्रांसपोज। एक बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो इसने दे रखी है कि डिटर्मिनेंट ऑफ m 1 के बराबर है। क्या तुम्हें मालूम है कि किसी मैट्रिक्स m का डिटर्मिनेंट और m ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट, इन दोनों में क्या रिलेशन होता है? अगर मैं आपसे पूछूं कि m के डिटर्मिनेंट और m ट्रांसपोज के डिटर्मिनेंट में क्या रिलेशन है, तो आप कहोगे कि सर m ट्रांसपोज में आपने क्या किया, रोज को कॉलम में तो चेंज किया ना, और हमें मालूम है कि जब आप उसका डिटर्मिनेंट लोगे तो वो m के डिटर्मिनेंट के बराबर ही आएगा। तो क्या मैं ये लिख सकता हूं कि सर ये तो डिटर्मिनेंट ऑफ m और m ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट बराबर होंगे? ठीक बात। इस थॉट के साथ में मैं आगे गया कि आप एक काम करो, यहां पर दोनों तरफ डिटर्मिनेंट ले लो, m ट्रांसपोज m माइनस आई का डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं कि इक्वल होंगे, उसी का मैं आगे यूज करना चाहता हूं। देखो, उसी का ही मैं आगे यूज करना चाहता हूं कि दिस इज डिटर्मिनेंट ऑफ i माइनस m का ट्रांसपोज। यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं है, ये तो दो मैट्रिसेस बराबर थे तो उनके डिटर्मिनेंट वैल्यू बराबर होंगे। ठीक है, और तुम्हें एक और चीज भी मालूम होगी कि ए बी मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट की वैल्यू इज ऑल्सो इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट ऑफ बी। ये कैसे आई सर? ए बी का जो प्रोडक्ट करने का तरीका है, मतलब मैं ए बी प्रोडक्ट को दो डिटर्मिनेंट ए एंड बी में लिखना जानता हूं, जैसे प्रोडक्ट करना है वैसे स्प्लिट करना भी जानता हूं। तो ए बी का डिटर्मिनेंट जैसे बनाया जाता है उसके हिसाब से, तो ए बी के डिटर्मिनेंट की वैल्यू डिटर्मिनेंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट ऑफ बी के बराबर होगी ही। तो इस थॉट का यूज किया यहां पर कि डिटर्मिनेंट ऑफ एम ट्रांसपोज मल्टीप्लाइड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ m माइनस आई मस्ट बी इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ i माइनस एम के ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट i माइनस एम के डिटर्मिनेंट के बराबर होगा ना। यहां तक बात समझ में आ गई? यहां तक बात समझ में आ गई क्या बच्चों?
ठीक है। अब तुम यूज कर लो कि सर डिटर्मिनेंट m 1 है तो डिटर्मिनेंट m ट्रांसपोज भी 1 है, तो डिटर्मिनेंट m ट्रांसपोज 1 है, तो ये हो गया डिटर्मिनेंट ऑफ m माइनस आई इज इक्वल्स टू, अब देखो मैं डिटर्मिनेंट ऑफ i माइनस m राइट साइड में दिया हुआ है और मैं चाहता हूं कि मुझे m माइनस आई का डिटर्मिनेंट मिले, तो मैंने यहां से माइनस कॉमन निकाला। अब चूंकि i माइनस m 3/3 का डिटर्मिनेंट है, तो रो 1 से रो 2 से रो 3 से तीनों से माइनस कॉमन निकला, सो इट बिकम्स -1³ डिटर्मिनेंट ऑफ m माइनस आई। यह बात भी समझ में आ गई होगी, है ना, कि सर यहां से i माइनस एम से m माइनस आई गए तो -1 कॉमन निकाला, वो रो 1 रो 2 रो 3 तीनों से निकलेगा। सो दिस कम्स आउट m माइनस आई का डिटर्मिनेंट इज माइनस ऑफ m माइनस आई का डिटर्मिनेंट, एंड दिस इंप्लाइज डिटर्मिनेंट ऑफ m माइनस आई इज इक्वल्स टू 0। इसमें मैंने दो चीजों का जिनका यूज किया है वो मैंने यहां पर लिखी हुई है, और ये मुझे लगता है ये बिल्कुल बेसिक सी बात है कि मैट्रिक्स M और मैट्रिक्स M ट्रांसपोज जब लिया जाता है ना, मतलब मैं एक स्क्वायर मैट्रिक्स की बात कर रहा हूं, उसी का डिटर्मिनेंट डिफाइन होगा, तो मैट्रिक्स M का डिटर्मिनेंट वैल्यू और M ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट वैल्यू बराबर होगा, क्योंकि हम ये डिटर्मिनेंट से जानते हैं कि आप उसको रो के रिस्पेक्ट में ओपन करो या कॉलम के रिस्पेक्ट में ओपन करो, वैल्यू सेम आती है। तो एक तो ये बात इसका यूज किया, एक मैंने इस चीज का यूज किया कि ए बी प्रोडक्ट का डिटर्मिनेंट ए इंटू डिटर्मिनेंट बी होता है, ये भी हम जानते हैं क्योंकि हम ए बी का प्रोडक्ट करना जानते हैं। देर बता रहा हूं ना, हर्षक नाम है ना, हर्षांक, आप ही को तो समझाने के लिए दोबारा समझा रहा हूं, आपको ही तो समझाने के लिए दोबारा बता रहा हूं, नहीं तो बाकी बच्चे तो मुझे लगता है समझ गए हैं। ठीक है, अब समझ में आ गया। हर्षांक, मुझे जवाब दो बच्चे, अब आपको समझ में आया क्या? ओके, तो ये चीज मैंने यूज की, जैसे ही यहां पर आया मैंने डिटर्मिनेंट ले लिया और इस प्रॉपर्टी से m ट्रांसपोज m माइनस आई के डिटर्मिनेंट को अलग अलग ब्रेक करके m ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट m माइनस आई का डिटर्मिनेंट लिख दिया, और यहां पर मैंने बताया कि i माइनस एम के ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट उतना ही होगा जितना i माइनस एम का डिटर्मिनेंट होता है। ये हो गया। अब ये तो दिया हुआ है कि ये तो 1 के बराबर है, तो लेफ्ट साइड में बच गया m माइनस आई का डिटर्मिनेंट, और चूंकि मुझे m माइनस आई पे जाना है तो i माइनस एम में से मैं -1 कॉमन निकाल रहा हूं। ठीक बात। यहां से ये स्टेप कैसे आया? i माइनस एम का ट्रांसपोज लेगा तो i ट्रांसपोज इज i। ठीक है, तो ये दोनों बराबर हैं, i माइनस एम का ट्रांसपोज i माइनस एम का ट्रांसपोज बराबर है। ओके, तो यहां से m माइनस आई का डिटर्मिनेंट 0 हो गया। ये तो मैंने एक आपको छोटा सा पार्ट बताया है जो जेईई एडवांस के अंदर 2004 के अंदर आया था। अपन बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे करेंगे जो एडवांस के होंगे और यहीं करेंगे, इसी क्लास में करेंगे। ठीक है, बस तुम थोड़ा सा और मेहनत करने लग जाओ, तो मेहनत थोड़ा सा और करोगे ना तो तुमको प्रॉब्लम नहीं आने वाली। ओके,
एक छोटा सा कंसेप्ट बाकी है, मैट्राइसिस और स्क्यू सिमेट्रिक, मतलब ये कंसेप्ट मैं नेक्स्ट क्लास के अंदर एक्सप्लेन करूंगा। ये नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं बताऊंगा कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स यूनिकली। नेक्स्ट क्लास के अंदर इसका प्रूफ दूंगा। ठीक है, आज मैट्रिक्स की शीट अपलोड हो जाएगी, आप उसके अंदर प्रोफिशिएंसी टेस्ट है, वी कॉल इट पीटी, तो पीटी 1 कर लीजिएगा, ये आपका होमवर्क रहेगा। प्रोफिशिएंसी टेस्ट दैट इज पीटी, वो शीट के अंदर मिलेंगे तुमको, तो पीटी 1 आप सॉल्व कर लीजिएगा, वो मैं डिस्कस करूंगा। ठीक है, और जो डीपीपी 4 एंड 5 के अंदर जो क्वेश्चन आप ट्रांसपोज के बना नहीं पा रहे थे, तो वो भी आप बनाने की कोशिश करना, उनमें भी कोई डाउट आता है तो आप नेक्स्ट क्लास में पूछ लेना। ठीक है, लेकिन डीपीपी 4 एंड 5 बच्चों बहुत आसान है, सिर्फ डेफिनेशन बेस्ड है। तो हो चुकी है अपलोड, तो वेरी गुड, हो चुकी है तो आप पीटी 1 कर लीजिएगा। ठीक है, ओके, मिलते हैं, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।